अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिएक्ट किया है इन रिस्पॉन्स टू द जजमेंट जो कि 16 दिसंबर 2009 को आई। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से जो रहनुमा है वो सड़कों पर भी निकले, रैलीज निकाली गई, सीसी की मीटिंग भी हुई, उसमें भी जरदारी साहब की क़यादत पे एतमाद का इजहार किया गया। और जिस तरह से पंजाब के अंदर भी, सिंध के अंदर भी, मुख्तलिफ जगहों पे, सोबत के इस्लामाबाद के अंदर भी पीपल्स पार्टी की जो खातून रहनुमा हैं उन्होंने रैली निकाली। उन्होंने कहा कि हम जरदारी साहब के साथ हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत है। एक सवाल जो पैदा होता है कि ये अगर एजिटेशन भी किसी हद तक की जा रही है या इन सपोर्ट किया जा रहा है तो ये किसके खिलाफ है, किसके हक में है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा किससे है? आज यही हमारा टॉपिक है। इसमें हम बहुत से इंटरेस्टिंग एवेन्यूज़ जो हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, मीडिया के हवाले से भी हम बात करेंगे। सेठी साहब, सबसे पहले आपने देखा कि जिस तरह का रिस्पांस आया है और ज़्यादा बातें ट्रिगर हुई हैं जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से बातें सामने आई। लेकिन एक सवाल जो सीसी की मीटिंग के हवाले से है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्यों ज़रूरत पड़ती है जरदारी साहब को या सीसी को कि हर चौथे दिन वो जी कहते हैं जरदारी साहब की क़यादत पे एतमाद है? ये सर्टिफिकेट क्यों इशू होना होता है जी? देखिए, जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के लीडर हैं। वो बेनज़ीर भुट्टो और बिलावल भुट्टो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक की लेगेसी को लेके चल रहे हैं, एक के फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं, उनकी हैसियत भुट्टो ख़ानदान के साथ तल्लुक़ है की वजह से और पीपल्स पार्टी भी पीपल्स पार्टी भुट्टो ख़ानदान की वजह से है। तो जरदारी साहब के पास प्राइम मिनिस्टर की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है नहीं, प्रेसिडेंट की अथॉरिटी मॉरली ख़त्म हो चुकी है और आगे लीगली भी शायद ख़त्म होने जा रही है। 17th अमेंडमेंट अगर पास हो जाता है तो वो जो पावर्स रह गए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर जरदारी साहब की असली अथॉरिटी तो पार्टी की अथॉरिटी है ना। देखिए, पार्टी है तो जरदारी साहब हैं। अब अगर पार्टी जरदारी साहब को निकाल देती है या जरदारी साहब फारग हो जाते हैं पार्टी से तो उनके पास तो कुछ भी नहीं। इसीलिए कांग्रेस की जो लीडर है वो है सोनिया गांधी। वो प्रेसिडेंसी में नहीं बैठी हुई मगर पावर सारा सोनिया गांधी के पास है। इसी तरीके के साथ जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो जरदारी साहब पार्टी के पास जाते हैं, वहां से एक एंडोर्समेंट लेते हैं और फिर काबू करने की करते हैं सिचुएशन को। क्यों कि एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी, मीडिया और ऑपोजिशन की एक कोशिश रही है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि किसी तरीके के साथ जरदारी साहब के पावर्स प्रेसिडेंसी के लेके प्राइम मिनिस्टर को दे दिए जाएं और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के दरमियान एक फासला क्रिएट किया जाए और प्राइम मिनिस्टर को खड़ा किया जाए और प्रेसिडेंट साहब की छुट्टी कराई जाए। अब क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब अगर एम्बिशियस भी हों और वो चाहें भी कि वो प्रेसिडेंट से अलग होकर अपना एक इख्तियार इस्तेमाल करें तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पार्टी कल ये फैसला करती है कि गिलानी साहब को प्राइम मिनिस्टर नहीं रखना तो वो नहीं रह सकते प्राइम मिनिस्टर। उनके पास तो दो अपने वोट नहीं है, सारे वोट तो पार्टी के हैं ना। कौन सा माई का लाल है पीपल्स पार्टी में जो पार्टी के डिसिप्लिन को तोड़ के और एक प्राइम मिनिस्टर के साथ चला जाए और जरदारी साहब को भी छोड़ दे, पार्टी को भी छोड़ दे और सिंध में कैसे जाएगा वापस वो? तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर का पावर पीपल्स पार्टी से आता है, पीपल्स पार्टी का पावर जरदारी साहब के पास है। तो इसीलिए ये लोगों की जो ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर को अलग किया जाए और जरदारी साहब को नीचे किया जाए, वो कामयाब नहीं हो सकते विदाउट द परमिशन ऑफ जरदारी साहब। हाँ, ये सूरत हाल हो सकती है कि कल को कोई ऐसी सूरत हाल हो जिसमें जरदारी साहब को बाहर जाना पड़ जाए, मगर वो ये फैसला करें कि हमने इलेक्शन नहीं करानी, हमने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को बरकरार रखना है और मैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को पीछे बैठ के चलाना चाहूँगा, तो फिर ये हो सकता है कि वो जरदारी साहब हट जाएं ओहदे से, प्रेसिडेंसी से। पार्टी का ओहदा कभी नहीं छोड़ेंगे वो, पार्टी का ओहदा या उनके पास रहेगा या बिलावल के पास जाएगा, तो एक ही बात है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं उनका जो फाउंटेन हेड ऑफ पावर वो पार्टी, इसीलिए सीईसी के पास जाते हैं। सीईसी से हमारे वो सर्टिफिकेट लेते हैं और वहां वो जाहिर है, आपको पता ही है कि सीईसी में क्या होता है। अपनी बात में एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपने कमेंट दिया, आपने कहा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी मॉरल अथॉरिटी खो चुके हैं। इसका क्या मतलब? मॉरल अथॉरिटी खो चुके हैं क्योंकि इतने वादे किए, निभाए नहीं, फिर पंगे लिए फौज के साथ, वो भी गलत,
फिर ये जो आपने देखा जजेस के साथ जो कुछ हुआ, अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, इनफैक्ट ये मॉरल अथॉरिटी उनकी जो इरोड हुई है प्रेसिडेंट साहब की, उसी की बिना पे वो केस बनाना चाह रहे हैं ना कुछ लोग कि जी वो आर्टिकल 63 और इस किस्म की, वो मॉरल बातें है ना। एनआरओ को भी तो मॉरलिटी के बेसिस पे खत्म किया गया ना कि ये इमोरल है। तो अगर उनकी मॉरल अथॉरिटी जो होती है, जो सिर्फ कानून के ऊपर नहीं, अपने किरदार के ऊपर, अपने वादों के ऊपर, अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बेस होती है, वो जरदारी साहब की कमजोर हो चुकी है। वो कमजोर हो चुकी है। सेठी साहब, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि मॉरल अथॉरिटी भी वो लूज कर चुके हैं, दूसरी तरफ ये कि लीगल अथॉरिटी आप कहते हैं कि चली जाएगी। ऑल्दो आपका तज्जिया पहले वाला साबित हो रहा है यहाँ पर कि जरदारी साहब ने अभी तक उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं आई। तो एक ऐसा मुल्क का प्रेसिडेंट जो कि मॉरल अथॉरिटी भी लूज कर चुका है और ये भी उनके खिलाफ है कि वो सारी पावर्स अपने पास एक्यूमुलेट करके बैठे हुए हैं, क्या जो लोग अब इस वक्त डिमांड करते हैं कि जरदारी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बात कर रहा हूँ, क्या वो उनकी डिमांड गलत है? मैं आपको कुछ क्लियर कर दूं कि चौधरी निसार की तरफ से भी, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी और गालिबन मियाँ साहब की तरफ से भी ये क्लैरिफिकेशन आ गई है कि दे आर नॉट डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सजेस्ट भी नहीं कर रहे? नहीं, वो शायद एक ज़माने में हवा दे रहे थे इस किस्म की बातों को। अब वो ये नहीं कह रहे कि प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि अपने वादे पूरे करें, 17th अमेंडमेंट ख़त्म करें। मगर मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि अगर इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट पीपल्स पार्टी ने कर दिया या करवा लिया गया, तो फिर अगली डिमांड पीपल्स पार्टी की तरफ से और आपकी और मेरी तरफ से आएगी कि ये क्यों डिस्क्रिमिनेटरी है, बाकी लोगों को भी धरा जाए, थोड़ा एक तरफ क्यों मारा जा रहा है। तो फिर जब वो होगा तो उस पर कोई नहीं बचेगा। मैं कह के ये थक गया हूं। तो मैं ये समझता हूं कि इसी वजह से नून वाले लोग जो है मोहतात हो गए। अब वो उनकी ये डिमांड है ना, ये भी बस हल्की सी डिमांड रह गई है कि हाँ एनआरओ तो बड़ा ही गलत चीज़ थी, अब इसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मानने चाहिए। मैं आपको ये कह दूं, कल को अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा इकदाम किया या ऐसा कदम उठाया जिसमें नून वाले भी धरे जाएंगे, तो फिर आप देखिएगा नून का रवैया क्या होता है। अच्छा, मनफी रवैये की बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खासतौर पर डिसीजन के बाद उनके जो रहनुमाओं की तरफ से मनफी रवैया आया, उसकी वजह से सारा जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है ये बढ़ा है। तो अगर मनफी रवैये की बात की जाती है सेठी साहब, तो फिर तो ये बात नवाज शरीफ साहब को भी याद होनी चाहिए कि जब गवर्नर्स रूल लगा था पंजाब में, तो क्या क्या बयानात शहबाज शरीफ साहब ने नहीं दिए, उनकी पार्टी ने नहीं दिए, कितनी सख्त जबान इस्तेमाल की, सोमत होकर गालियां तक दी गई। तो ये भूल जाते हैं फिर लीडर्स? नहीं, भूल नहीं जाते यार, सियासत में ऐसी है, कुछ चीज़ें याद रखी जाती है, कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, कुछ चीज़ें भुलाई जाती। तो क्यों आप इतने परेशान होते हैं यार? ये सियासत है, समझने की ये कोशिश ये ना करें कि जी वो ये क्यों ऐसे हुआ। आप ये देखें कि उसकी वजह क्या है, ये इसकी रीजनिंग एक होती है इसमें। ये कॉन्ट्रडिक्शन ऊपर से लगता है कि ये तसादम है, अंदर में कुछ नहीं होता, अंदर वैसी चीज़ चल रही होती है। तो थोड़ी सी हमारे में भी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि ये बयान दिया, इसमें कोई अहमियत नहीं है, अहम ही दे दिया, इसकी और वजह, और ये बयान दिया ये अहम है, इसकी असली वजह क्या है। कुछ बयान होते हैं जो इग्नोर करने के लिए होते हैं, सुना इधर से निकाल दिया। कुछ होते हैं इधर से सुना इधर से इधर ले आए कि इसको एनालाइज करें, ये मतलब क्या है। तो मैं आपको यही कहता हूं कि हर बात जो है उसको उसका वजन देखना चाहिए क्या है। कुछ बातें पब्लिक कंजम्पशन के लिए की जाती हैं, कुछ बातें सियासतदान सिग्नल्स कर रहे होते हैं एक दूसरे को कि इस बात का ये सिग्नल है, इस बात का ये सिग्नल। एग्जाम्पल देता हूं, मौलाना फजल रहमान 2 दिन पहले लाहौर आए और वो मेरा ख्याल है मियाँ साहब को मिलना चाह रहे थे। मियाँ साहब वापस आए थे लंदन। मियाँ साहब ने झंडी करा दी। तो मियाँ साहब ने झंडी नहीं कराई। ये कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब को मौलाना ने उनसे मुलाकात की। और ये नवाज शरीफ साहब की बात ही नहीं है। हालांकि हो सकती, कैसे हो सकता है कि मौलाना आए एक पार्टी के लीडर और वो दूसरी पार्टी के लीडर से ना बात करना चाहें। तो हो सकता है मियाँ साहब उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, या मियाँ साहब को सिग्नल भेजना चाह रहे थे मौलाना को, तो इसीलिए उन्होंने शहबाज को कहा कि आप मुलाकात कर लीजिए, वो अवेलेबल नहीं थे। तो ये और आगे से मौलाना ने ये कहा कि भाई मैं तो मिलने ही शहबाज को आया था। जाहिर है ये तो नहीं कह सकते कि मैं नवाज शरीफ साहब को मिलने आया था, वो मुझे मिले नहीं। सेठी साहब, मुझे यहाँ पर ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे, ब्रेक से पहले जो अभी तक गुफ्तगू हुई उसमें आपने ये सुन लिया कि बहुत सारी बातें बकौल सेठी साहब की, और सेठी साहब ठीक कह रहे हैं शायद, कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती है, और हमारे पॉलिटिशियंस शायद ये समझते हैं कि पब्लिक की, आवाम की जो मेमोरी है वो इतनी शार्प नहीं है। आवाम की मेमोरी बहुत शार्प है, वो समझते हैं कि कौन सी बात किसने कब कही और क्यों कही, और उसका जवाब भी अब तलब करते हैं। एक ब्रेक के बाद मजीद डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ रहिए।